हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो से हम भारतीय न्याय संहिता स्टार्ट कर रहे हैं। सो दोज हु आर न्यू टू माय चैनल, लेट मी इंट्रोड्यूस माय सेल्फ फर्स्ट। दिस इज जिया शराफ, अ फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट हु इज़ वेरी इनकंसिस्टेंट इन हर ओन चैनल। मैं अपने खुद के चैनल में गेस्ट अपीयरेंस देने आती हूँ, पर अब मुझे रियलाइज़ हो गया है कि अब बहुत हो चुका। अब मैं खुद चाहती हूँ कि मैं कंसिस्टेंट रहूँ और रेगुलर वीडियोज़ बनाती रहूँ। सो फ्रॉम दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट भारतीय न्याय संहिता। सबसे पहले तो इस वीडियो को ज़्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपके पास 3 चीज़ें होनी चाहिए। एक बेयर एक्ट, ऐसी या कैसी भी बेयर एक्ट होनी चाहिए भारतीय न्याय संहिता की। दूसरा नोटबुक और तीसरा पेन। मैं जब भी कोई सेक्शन एक्सप्लेन करूँ, आपको ये वीडियो पॉज़ करनी है, फिर उस सेक्शन को बेयर एक्ट से रीड करना है, जिससे वो सेक्शन आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाना है। देखो, अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या अगर नहीं भी कर रहे हो, भारतीय न्याय संहिता पढ़ना चाहते हो, लीगल फील्ड में हो, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आपको बेयर एक्ट रीडिंग करनी आनी चाहिए। कुछ ऐसे प्रोविजंस होते हैं जिनको एज अ टॉपिक पढ़ना होता है, तो हम उसे एज अ टॉपिक भी पढ़ेंगे। पर दीज वीडियोज़, जो भी वीडियोज़ आने वाली हैं, इट वुड बी मोर बेस्ड ऑन बेयर एक्ट। हम डायरेक्ट बेयर एक्ट से पढ़ने वाले हैं। देखो, मेरा मानना ये भी है कि अगर मैंने प्रोविज़न अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, तो अगर आप डायरेक्ट बेयर एक्ट से भी रीड करोगे तो आपको वो प्रोविज़न अच्छे से क्लियर हो जाएगा, समझ आ जाएगा। साथ ही साथ आपको बेयर एक्ट रीडिंग की भी आदत पड़ जाएगी। तो अब हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। फिर से याद दिला दूँ, 1-2 सेक्शन हो जाने के बाद वीडियो पॉज़ करके उसे बेयर एक्ट से रीड करना। कुछ इंपॉर्टेंट लगे तो बेयर एक्ट के साइड में ही नोट करते जाना, और अगर ज़्यादा हो तो नोटबुक में लिख लेना। तो हम आज की वीडियो अपनी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूँ भारतीय न्याय संहिता के ऊपर। तो भारतीय न्याय संहिता इज़ अ सब्सटैंटिव लॉ। इसमें ऑफेंसेस डिफाइन किए गए हैं और उनकी पनिशमेंट प्रोवाइड की गई है। 1 जुलाई 2024 के बाद इंडिया में अगर कोई भी ऑफेंस कमिट करता है तो उसे इसी एक्ट के अकॉर्डिंग पनिश किया जाएगा। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये तीनों एक्ट ही 25 दिसंबर 2023 को पार्लियामेंट से पास हुए थे और 1 जुलाई 2024 को ये एनफोर्स भी हो चुके हैं, यानी कि इनकी कमेंसमेंट डेट 1 जुलाई 2024 है। 1 जुलाई 2024 के पहले इंडियन पीनल कोड 1860 के द्वारा ही ऑफेंसेस को पनिश किया जाता था, पर आफ्टर 1 जुलाई 2024 आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, हैज बीन रिप्लेस्ड बाय भारतीय न्याय संहिता 2023. Code of Criminal Procedure has been replaced by Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita and Indian Evidence Act has been replaced by भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। तो 1 जुलाई 2024 के बाद भारतीय न्याय संहिता के अंदर ऑफेंसेस को पनिश किया जाएगा। कोर्ट का प्रोसीजर चलेगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अकॉर्डिंग, और कोर्ट में जो एविडेंस प्रेजेंट किए जाएंगे वो किए जाएंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अकॉर्डिंग। तो अब हम भारतीय न्याय संहिता पे आते हैं। तो सबसे पहले तो भारतीय न्याय संहिता इज एक्ट नंबर 45 ऑफ 2023। एक्ट नंबर 45 ऑफ 2023 का मतलब क्या हुआ, यानी कि जितने भी एक्ट 2023 में पास किए गए हैं, भारतीय न्याय संहिता उसमें से 45th नंबर का है। तो भारतीय न्याय संहिता इज एक्ट नंबर 45 ऑफ 2023 हुआ। भारतीय न्याय संहिता में 20 चैप्टर्स और 358 सेक्शंस हैं। तो मैं ब्रीफली इन चैप्टर्स को आपको इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। देखो, फॉर एनी ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आपको उस एक्ट का एक्ट नंबर पता हो, उसमें कितने सेक्शंस, कितने चैप्टर्स हैं, ये पता हो। आप ये भी कर सकते हो कि आप एक पेज पे लिख दो कि इसमें कितने सेक्शन, कितने चैप्टर्स हैं, हर एक चैप्टर का नेम लिखो, उसमें कहाँ से कहाँ तक सेक्शन है ये भी लिखो। तो मैं आपको हर चैप्टर ब्रीफली एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप चाहो तो चैप्टर का नाम और कहाँ से कहाँ तक सेक्शन में है वो आप लिख सकते हो। चैप्टर 1 इज़ ऑफ प्रिलिमिनरी फ्रॉम सेक्शन 1 to 3। इसमें शॉर्ट, टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट की बात की गई है। सेक्शन 1 हर एक्ट का मोस्टली सेम ही होता है। प्रिलिमिनरी में जनरल एक्सप्लेनेशंस की भी बात की गई है और डेफिनेशंस की भी बात की गई है। चैप्टर 2 इज़ ऑफ पनिशमेंट्स फ्रॉम सेक्शन 4 to 13। इस चैप्टर में ये बताया गया है कि इस संहिता के अंदर कितने टाइप की पनिशमेंट मिलेगी। इसमें सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की भी बात की गई है। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट इज़ एकांत कारावास, हम इसे आगे समझेंगे। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कब तक की मिलेगी, उसकी लिमिट क्या है, वो बताया गया है। सेक्शन 13 में इन्हांस्ड पनिशमेंट्स की भी बात की गई है। चैप्टर 3 इज़ ऑफ जनरल एक्सेप्शन। इट इज़ फ्रॉम सेक्शन 14 to 44। देखिए, हर पर्सन जो ऑफेंस कमिट करता है उसको इस संहिता के अंदर पनिशमेंट मिलेगी, लेकिन उस पर्सन का जो एक्ट है अगर वो जनरल एक्सेप्शन के अंदर फॉल कर जाता है तो वो इस जनरल एक्सेप्शन को एज अ डिफेंस ले सकता है। जनरल एक्सेप्शन को जब वो एज अ डिफेंस लेगा तो उसे कोई भी सज़ा नहीं मिलेगी। चैप्टर 4 इज ऑफ अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड अटेम्प्ट। इट इज़ फ्रॉम सेक्शन 45 to 62। देखिए, अगर कोई किसी को कोई एक्ट करने के लिए भड़काता है और सामने वाला वो अगर एक्ट कर देता है, तो इस केस में जो एक्ट करता है और जो इस काम को भड़काता है उसको भी सज़ा मिलेगी।
इसे अबेटमेंट बोलते हैं, हम ये आगे देखेंगे। चैप्टर 5 इज ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड फ्रॉम सेक्शन 63 to 99। इसमें वो सारे ऑफेंसेस हैं जो अगेंस्ट वुमेन या चाइल्ड होते हैं। इसमें वो सारे ऑफेंसेस आते हैं जैसे कि रेप, स्टॉकिंग, वॉयरिज्म, डाउरी डेथ, ये सारे ऑफेंसेस। चैप्टर 6 इज ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी फ्रॉम सेक्शन 100 to 146। इसमें हम हर्ट, सिंपल हर्ट, ग्रीवियस हर्ट, कल्पेबल होमिसाइड, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं। चैप्टर 7 इज ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट। इट इज़ फ्रॉम सेक्शन 147 to 158। वेजिंग वॉर अगेंस्ट स्टेट की बात की जाएगी। वो सारे ऑफेंसेस जो कोई पर्सन स्टेट के अगेंस्ट कमिट करता है वो इस चैप्टर के अंदर आएंगे। चैप्टर 8 इज ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स फ्रॉम सेक्शन 159 to 168। देखिए इसमें वो सारे ऑफेंसेस आएंगे जो भी पर्सन जो है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में किसी भी पर्सन को अबेट करता है फॉर म्यूटिनी, तो हम इससे रिलेटेड ऑफेंसेस देखेंगे। चैप्टर 9 इज ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू द इलेक्शंस फ्रॉम सेक्शन 169 to 177। इसमें हम ब्राइबरी की बात करेंगे, पनिशमेंट फॉर ब्राइबरी की बात करेंगे। इलेक्शन से रिलेटेड जितने भी ऑफेंसेस हो सकते हैं वो हम इसमें देखेंगे। चैप्टर 10 इज ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू द कॉइन, करेंसी नोट्स, बैंक नोट्स एंड गवर्नमेंट स्टैम्प्स फ्रॉम सेक्शन 178 to 188। इसमें हम ऑफेंसेस एज सच काउंटरफिटिंग कॉइन्स की देखेंगे, काउंटरफिटिंग गवर्नमेंट स्टैम्प्स का देखेंगे। चैप्टर 11 इज ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी फ्रॉम सेक्शन 189 to 197। इसमें हम अनलॉफुल असेंबली की बात करने वाले हैं, रायोटिंग की बात करने वाले हैं, अफरे की बात करने वाले हैं। चैप्टर 12 इज ऑफ ऑफेंसेस बाय और रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट्स फ्रॉम सेक्शन 198 to 205। मैं एक काम करती हूँ, अभी सिर्फ चैप्टर और चैप्टर के नेम और सेक्शन बता देती हूँ क्योंकि ऐसे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आगे तो हम इसकी अच्छे से बात करने ही वाले हैं। चैप्टर 13 इज ऑफ कंटेम्प्ट्स ऑफ द लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स फ्रॉम सेक्शन 206 to 226। Chapter 14 is of false evidence and offences against public justice from section 227 to 269। इसमें जो भी पर्सन कोर्ट में आके फॉल्स एविडेंस देते हैं उनको भी पनिशमेंट मिलेगी। चैप्टर 15 इज ऑफ ऑफेंसेस अफेक्टिंग द पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी, कन्वीनियंस, डिसेंसी एंड मोरल्स फ्रॉम सेक्शन 270 to 297। चैप्टर 16 इज ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू रिलीजन फ्रॉम सेक्शन 298 to 302। चैप्टर 17 इज ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी फ्रॉम सेक्शन 303 to सेक्शन 334। इसमें सारे ऑफेंसेस जो अगेंस्ट प्रॉपर्टी होते हैं जैसे कि थेफ्ट, स्नैचिंग, क्रिमिनल ट्रेसपास, ये सारे ऑफेंसेस आएंगे। चैप्टर 18 इज ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट एंड प्रॉपर्टी मार्क्स फ्रॉम सेक्शन 335 to 350। चैप्टर 19 is of criminal intimidation, annoyance, insult and defamation from section 351 to section 357। Chapter 20 that is of repeal and savings, section 358। देखो मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि आप ये चैप्टर्स कैसे याद कर सकते हो। देखो कोई ऐसी ट्रिक व्रिक नहीं है, नॉर्मली समझा रही हूँ, अगर समझ में आ गया तो ठीक है, वैसे याद कर लेना। सबसे पहले तो प्रिलिमिनरी इजी है, प्रिलिमिनरी चैप्टर 1। प्रिलिमिनरी के बाद पनिशमेंट, पीपी करके याद कर लेना, प्रिलिमिनरी फिर पनिशमेंट। फिर थोड़ा सा ये याद करना पड़ेगा, थर्ड इज ऑफ जनरल एक्सेप्शन। हम कहीं पे भी कोई सा भी ऑफेंस होता है, अगर हमको उससे बचना है तो हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि हमारा जो ऑफेंस है वो फॉल करता है जनरल एक्सेप्शन में कि नहीं फॉल करता है। प्रिलिमिनरी, पनिशमेंट, जनरल एक्सेप्शन, ठीक है। और अब फोर्थ बात करता है अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और अटेम्प्ट की। तो अभी चार ये ऐसे याद कर लेना, प्रिलिमिनरी, पनिशमेंट, जनरल एक्सेप्शन और फिर अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और अटेम्प्ट। अब यहाँ से हम कॉम्बिनेशन स्टार्ट करते हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 5 में बात करता है ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड। वुमेन एंड चाइल्ड क्या है, ह्यूमन है, तो 6 में बात करता है ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी। 5 और 6 हुआ ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड, ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी। फिर 7 और 8, 7th बात करता है ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट के लिए। तो स्टेट के लिए कौन काम करता है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स वाले, ऑफकोर्स और लोग भी काम करते हैं, अभी के लिए आर्मी, नेवी, एयरफोर्स वाले। तो 7 में हुआ ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट और 8 में हुआ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। 9th वाला क्या होता है, ऑफेंसेस रिलेटिंग टू इलेक्शंस। 9th इलेक्शन याद करना। अब इलेक्शन में क्या होता है, पैसे वाली ये सारी हेरा फेरी होती है। तो 10th नंबर आता है हमारा ऑफेंसेस रिलेटिंग टू द कॉइन, करेंसी नोट्स, बैंक नोट्स एंड गवर्नमेंट स्टैम्प्स, ठीक है। 5, 6, 7, 8, 9, 10। 5 में विमेन एंड चाइल्ड, 6 में ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, 7th में ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट। स्टेट के लिए कौन काम करता है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स वाले, तो 8 नंबर पे हुआ। 9th में आता है ऑफेंसेस रिलेटिंग टू इलेक्शंस। तो इलेक्शन में क्या होता है, पैसों का जो भी होता है। तो फिर 10th नंबर पे आ गया हमारा ऑफेंसेस रिलेटिंग टू द कॉइन, करेंसी नोट्स एंड गवर्नमेंट स्टैम्प्स। ये चैप्टर 1 से लेके 10 तक हुआ। देखो अब हमारा कॉम्बिनेशन बनेगा 11, 12, 13, 14, 15, 16। देखो इन सब में एक वर्ड कॉमन है, दैट इज पब्लिक। चैप्टर 11 बात करते हैं ऑफेंसेस अगेंस्ट द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। पब्लिक ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है एवरीथिंग रिलेटेड टू द पीस ऑफ द पब्लिक। तो 11 हुआ पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। 12th चैप्टर बात करते हैं ऑफेंसेस बाय और अगेंस्ट द पब्लिक सर्वेंट।
पहले पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, फिर पब्लिक सर्वेंट। फिर चैप्टर 13 बात करता है कंटेम्प्ट ऑफ द लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट। इन तीनों में क्या कॉमन है? पब्लिक। 11th पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। 12th ऑफेंसेस अगेंस्ट द पब्लिक सर्वेंट। थर्ड इज कंटेम्प्ट ऑफ द लॉफुल अथॉरिटी ऑफ द पब्लिक सर्वेंट। ऑफकोर्स अब ऐसे याद नहीं हो जाने वाला है, इसको एक दो बार पढ़ना पड़ेगा, या तो इसी वीडियो को सुन लेना एक दो बार तो याद हो जाएगा। देखो अब हमारा कॉम्बिनेशन बनेगा 14, 15 और 16। 14 में बात करता है फॉल्स एविडेंस की और ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस। तो 14 में फॉल्स एविडेंस, ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस, इसी से मिलता जुलता 15 जो कि पब्लिक हेल्थ और सेफ्टी की बात करता है। 16th आया, जहाँ पे भी पब्लिक की बात की जाएगी वहाँ पे रिलीजन तो आएगा ही, तो 16th बात करता है ऑफेंसेस रिलेटिंग टू रिलीजन। 14th फॉल्स एविडेंस, अगर फॉल्स एविडेंस आया तो वो ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस होगा 14th। 15th बात करता है पब्लिक हेल्थ और सेफ्टी की। 16th ऑफेंसेस रिलेटिंग टू रिलीजन। 14, 15, 16 हो गया। 17 बात करता है ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी से ही रिलेटेड उसके डॉक्यूमेंट होते हैं। तो 18 पे बात की गई है ऑफेंसेस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट एंड टू प्रॉपर्टी मार्क्स। 17th हुआ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी और 18th हुआ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट एंड टू प्रॉपर्टी मार्क्स। अब हमारा बचता है 19th और 20th नंबर। तो 19th में बात की गई है क्रिमिनल इंटिमिडेशन, अनॉयंस, इंसल्ट और डेफेमेशन की, और 20th जो है वो रिपील एंड सेविंग्स है। तो इन दोनों को ऐसे याद कर लेना। तो यहाँ पर हमारा चैप्टराइजेशन खत्म होता है। जैसा कि मैंने बताया है चैप्टर 1 से लेकर 10 तक और 11 से लेकर 20th तक उसे ऐसे ही याद कर लेना। इससे ये होगा चैप्टर्स के नाम भी याद हो जाएंगे और हर चैप्टर में बात किसकी की गई है, भारतीय न्याय संहिता में हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं ये आपको क्लियर रहेगा। तो अब सेक्शन 1 पढ़ने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, हम वो देख लेते हैं पहले। तो हम सबसे पहले बात करते हैं वर्ड ऑफेंस की। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बोला था, भारतीय न्याय संहिता जो है वो ऑफेंसेस को डिफाइन करती है और उनकी पनिशमेंट प्रोवाइड करती है। तो ये ऑफेंस क्या होते हैं? सबसे पहले तो ऑफेंस दो चीज़ों को इंक्लूड करता है, इलीगल एक्ट और इलीगल ओमिशन। इलीगल एक्ट क्या? इलीगल एक्ट का मतलब है ऐसा कोई काम जो आपको नहीं करना चाहिए था फिर भी आपने किया। यानी कि किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, ए ने बी का मर्डर कर दिया, तो ए को वो काम नहीं करना चाहिए था फिर भी उसने किया, तो उसने ये क्या किया? इलीगल एक्ट किया। और इलीगल ओमिशन, इलीगल ओमिशन यानी कि जो काम आपको करना चाहिए था, जो आपकी ड्यूटी थी करना, लेकिन फिर भी वो आपने नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, जेलर की ड्यूटी थी कैदियों को खाना देना और उसके खाना ना देने की वजह से 2-4 कैदियों की मौत हो जाती है। तो यहाँ पर जेलर ने इलीगल ओमिशन करके ऑफेंस कमिट किया है, यानी कि जो काम उसकी ड्यूटी था करना और उसने नहीं किया, इलीगल ओमिट किया, तो उसने इलीगल ओमिशन करते हुए ऑफेंस कमिट किया है। तो ये रहा ऑफेंस का मीन्स। ऑफेंस इंक्लूड्स इलीगल एक्ट एंड इलीगल ओमिशन। अब किसी ऑफेंस को करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं? तो सबसे पहला तो ऑफेंस होने के लिए एक ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, मेंस रिया होना चाहिए, एक्टस रियस होना चाहिए और इंजरी होनी चाहिए। तो सबसे पहला बात करते हैं ह्यूमन बीइंग। जो इंसान ऑफेंस कमिट करता है वो ह्यूमन बीइंग ही होना चाहिए। ऑफेंस किसके खिलाफ कमिट हो सकता है? या तो ह्यूमन बीइंग के खिलाफ, दूसरे ह्यूमन बीइंग के खिलाफ, या तो एनिमल के खिलाफ। तो ह्यूमन बीइंग जो ऑफेंस कर रहा है वो ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। दूसरा बात करता है मेंस रिया। मेंस रिया का मतलब होता है गिल्टी माइंड। एक्टस रियस का मतलब होता है गिल्टी एक्ट। तो किसी भी ऑफेंस को कमिट करने के लिए गिल्टी माइंड के साथ साथ गिल्टी एक्ट भी ज़रूर होना चाहिए। तो ये दोनों में से अगर एक भी मिसिंग होगा तो ऑफेंस कमिट नहीं हो सकता। अभी तक हमने क्या क्या देखा? ह्यूमन बीइंग, मेंस रिया और एक्टस रियस। और फोर्थ इंजरी, जो भी वो एक्ट कर रहा है, मतलब जो भी पर्सन ऑफेंस कमिट कर रहा है उसके उस एक्ट कमिट करने से सामने वाले को इंजरी होनी चाहिए। इंजरी जो है वो बॉडी, माइंड, रेपुटेशन, प्रॉपर्टी किसी के भी खिलाफ हो सकती है। तो एक ऑफेंस कमिट होने के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है? ह्यूमन बीइंग, मेंस रिया, एक्टस रियस और इंजरी। मेंस रिया इज गिल्टी माइंड, एक्टस रियस इज गिल्टी एक्ट। ये दोनों में से अगर एक भी चीज़ भी एब्सेंट होगी तो ऑफेंस कमिट नहीं हो सकता। अब हम देखते हैं कि ऑफेंस की स्टेजेस क्या क्या होती है। सबसे पहली स्टेज आती है ऑफेंस कमिट करने की, मेंस रिया, यानी कि सामने वाले का गिल्टी माइंड होना चाहिए जो ऑफेंस कमिट कर रहा है। दूसरा उसकी प्रिपरेशन होती है, तीसरा अटेम्प्ट होता है और चौथा इंजरी होती है। तो ऑफेंस कमिट करने की सबसे पहली स्टेज होती है मेंस रिया, यानी कि गिल्टी माइंड, वो पर्सन का उस ऑफेंस करने के पीछे का मोटिव क्या है। तो सबसे पहली स्टेज हुई मेंस रिया। दूसरी प्रिपरेशन, वो ऑफेंस कमिट करने के लिए प्रिपरेशन करता है कि उसको ऑफेंस कमिट कैसे करना है। फिर वो अटेम्प्ट करता है, फिर उसके इस अटेम्प्ट से सामने वाले को इंजरी होती है। तो जहाँ पर ये इंजरी हो गई वहाँ पर उसने ऑफेंस कमिट कर दिया। तो ये हुई स्टेजेस ऑफ ऑफेंसेस। पहला मोटिव, सेकेंड प्रिपरेशन, थर्ड इज अटेम्प्ट, फोर्थ इज इंजरी। अब हम एक और डिफरेंस देखते हैं बिटवीन जनरल लॉ, स्पेशल लॉ और लोकल लॉ। तो सबसे पहले जनरल लॉ क्या होता है? भारतीय न्याय संहिता जो है वो जनरल इन नेचर है, यानी कि वो जनरल लॉ है। तो जनरल लॉ वो लॉज होते हैं जो ऑल ओवर इंडिया, यानी कि ऑल ओवर जो भी उसकी स्पेसिफिक टेरिटरी है
उसमें पूरे तरीके से एप्लीकेबल होते हैं। जो भारतीय न्याय संहिता है वो जनरल इन नेचर है और ये ऑल ओवर इंडिया सबके ऊपर इक्वली एप्लीकेबल है, तो ये जनरल इन नेचर हुआ। फिर आते हैं लोकल लॉ। लोकल लॉ जो होते हैं वो किसी स्पेसिफिक टेरिटरी के लिए बनाए जाते हैं, यानी कि एमपी के लिए जो लॉ बने गए हैं वो उनके लिए अलग है और छत्तीसगढ़ में अगर किसी के लिए कोई लॉ बनाए गए हैं वो अलग है। जैसे कि एमपी में लोकल लॉ कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड, मध्य प्रदेश अकोमोडेशन एंड रेंट कंट्रोलिंग एक्ट, ये जो लॉज हुए वो लोकल लॉ है जो कि स्पेसिफिक टेरिटरी यानी कि जो एमपी के लिए ही एप्लीकेबल है और जो सीजी में लॉज होंगे वो सीजी के लिए ही एप्लीकेबल होंगे। फिर आता है स्पेशल लॉ। जो स्पेशल लॉज होते हैं वो किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर बनाए जाते हैं। स्पेशल लॉ जैसे कि पॉक्सो हो गया, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट हो गया, ये सारे जो हैं वो स्पेशल लॉ के अंदर आए। तो ये हो गया हमारा डिफरेंस बिटवीन जनरल लॉ, स्पेशल लॉ एंड लोकल लॉ। तो आज हमारा ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो गया है, तो सेक्शन 1 से स्टार्टिंग में नेक्स्ट वीडियो में करूंगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो उसे कॉमेंट में ज़रूर पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।